नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। इससे पहले हम होमोपॉलीसैकेराइड के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों हेटेरोपॉलीसैकेराइड, जो कि पॉलीसैकेराइड का सेकंड टाइप है। तो सेकंड नंबर पर है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि ये विभिन्न प्रकार की मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं, जबकि होमोपॉलीसैकेराइड जो थे वो एक ही प्रकार की इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की इकाइयों से निर्मित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल आता है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड हाइलुरोनिक एसिड जो है दोस्तों एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है और ये स्नेहक के रूप में काम करता है। हमारी जो जॉइंट होते हैं, संधियां होती हैं, योजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। याद रखना, जंतु कोशिका के आवरण में एक बंधक पदार्थ के रूप में काम करता है, सेल कोट बनाने में काम करता है। इसे जंतु सीमेंट, एनिमल सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके रूप में काम करता है? ये स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेशन के रूप में काम करता है, स्नेहक के रूप में काम करता है। स्नेहक के रूप में किस किस में पाया जाता है? तो याद रखना, काचा तरल के अंदर होता है। इसके अलावा संधियों में, जॉइंट्स में पाया जाता है। ये संधियों, कंकाल संधियों, स्केलेटल जॉइंट्स, संधियों तथा योजी ऊतकों, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू योजी ऊतकों में उपस्थित होता है। तो संयोजी ऊतकों में पाया जाता है और जॉइंट्स के अंदर पाया जाता है। जंतु कोशिका के आवरण में एक बंधक पदार्थ के रूप में काम करता है। जंतु कोशिका के आवरण में, आवरण यानी सेल कोट, आवरण में किसके रूप में काम करता है? बंधक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। बंधक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इसको जंतु सीमेंट कहा जाता है। जंतु सीमेंट के नाम से भी जानते हैं, एनिमल सीमेंट के नाम से जाना जाता है। ये कहलाता है एनिमल सीमेंट कहते हैं इसको। तो पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा। दूसरा एग्जाम्पल आता है कॉन्ड्रियोटिन। क्या आता है? कॉन्ड्रियोटिन। कॉन्ड्रियोटिन ये प्रोटीन है और ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड का भी उदाहरण है। अपना कॉन्ड्रिन एक प्रोटीन होती है। कॉन्ड्रियोटिन जो होता है दोस्तों, ये भी संयोजी ऊतकों में पाया जाता है। एक अस्थि अन्य मांसपेशी से जिन संरचनाओं के द्वारा जुड़ी रहती है उन्हें टेंडन कहते हैं, कंडरा कहा जाता है। उपास्थियों में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये कॉन्ड्रियोटिन है जो कि योजी ऊतक के अंदर उपस्थित होता है। तो योजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। इसका नाम क्या है? याद रखना, कॉन्ड्रियोटिन है। क्या नाम है? कॉन्ड्रियोटिन है। तीसरा है हेपेरिन। तीसरा कौन सा है? हेपेरिन। हेपेरिन क्या काम करता है? रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है, रक्त प्रतिस्कंदक के रूप में काम करता है, ब्लड एंटी कोगुलेंट के रूप में काम करता है, रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा हम बात करें हिपेरिन, तो ये हिपेरिन भी क्या है दोस्तों? हेटेरोपॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। अगला एक आता है पैक्टिन, जो कि
पैक्टिन, जो कि कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठक माना जाता है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज के अलावा हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर के बनी होती है। पैक्टिन सेल वॉल में पाया जाता है और जो सेल वॉल की जो मिडिल लेमिला है, मध्य पटलिका है, वो याद रखना कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट के रूप में पाई जाती है। इसको प्लांट सीमेंट के नाम से जाना जाता है, पादप सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पादपों में सीमेंट के समान पाए जाने वाला कठोर पदार्थ जो होता है उसका नाम है लिग्निन। क्या नाम है दोस्तों? लिग्निन। तो पैक्टिन जो होता है ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में उपस्थित होता है और सेल वॉल में भी कौन सी? मध्य पटलिका निर्माण में काम में आता है। मध्य पटलिका बोले तो मिडिल लेमिला निर्माण में। और मिडिल लेमिला किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पैक्टेट से मिलकर के बनी होती है। फिर एक इसका एग्जाम्पल आता है हेमीसेलुलोज। क्या आता है? हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज ये भी याद रखिएगा दोस्तों, हेमीसेलुलोज भी कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक होता है। कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक होता है। कौन? हेमीसेलुलोज। तो ये हमारे सारे उदाहरण हो गए, याद रखना किससे संबंधित हैं? ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड से हैं। हेमीसेलुलोज का उपयोग बिलार्ड बॉल और आर्टिफिशियल आइवरी बनाने में भी किया जाता है। एक बिलार्ड बॉल आती है, उसको हेमीसेलुलोज के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये हमारे हो गए हेटेरोपॉलीसैकेराइड। एक दोस्तों यदि हम तीसरा प्रकार देखें तो उसको कहते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्या कहा जाता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड के नाम से जाना जाता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का मतलब होता है जो लसलसे पॉलीसैकेराइड हैं उनको कहा जाता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो वैसे इसको अपन अलग से भी लिख सकते हैं या इसका तीसरा प्रकार भी दे सकते हैं। उनको क्या कहा जाता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड के नाम से जाना जाता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? लसलसे पॉलीसैकेराइड होते हैं जिनमें जल और प्रोटीन को कंबाइंड करने की, बांधने की क्षमता पाई जाती है। तो ऐसे लसलसे पॉलीसैकेराइड जिनमें जल और प्रोटीन को बांधने की क्षमता होती है उन्हें क्या कहा जाता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे लसलसे पॉलीसैकेराइड, ऐसे लसलसे पॉलीसैकेराइड जिनमें जल एवं प्रोटीन को बांधने की क्षमता होती है, जल एवं प्रोटीन को बांधने की क्षमता उपस्थित होती है, उसे क्या कहते हैं? म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। जैसे म्यूसिलेज, जैसे म्यूसिलेज किसका एग्जाम्पल है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? म्यूकोपॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। तो ये क्या कहलाते हैं? म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं, तो 2-4 पॉइंट और लिख लेते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में याद रखना, जिससे पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि जीवाणु की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? ये जीवाणु कोशिका भित्ति निर्मित होती है। जीवाणु कोशिका भित्ति, बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल। तो जीवाणु कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसके अलावा दोस्तों एक अगार एक पदार्थ होता है जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड में ही आता है और लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। नॉर्मली कल्चर मीडियम या कृत्रिम माध्यम बनाने में अगार का प्रयोग किया जाता है। एक पदार्थ होता है अगार, ये रेड एल्गी से प्राप्त होता है, लाल शैवालों से प्राप्त होता है। ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। क्या है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड
पॉलीसैकेराइड है और लाल शैवालों से प्राप्त होता है। लाल शैवाल इन रेड एल्गी, लाल शैवालों से क्या होता है, ये प्राप्त होता है। इसके अलावा एक गोंद आता है। गोंद भी याद रखना एक प्राकृतिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है और फेविकॉल संश्लेषित जो रबर है, फेविकॉल संश्लेषित रबर है, उस पर एक आधारित होता है, याद रखना, आधारित आसंजक चिपकने के रूप में काम करता है। तो गोंद को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। गोंद की बात करें तो गोंद क्या है, याद रखना, प्राकृतिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। प्राकृतिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड की यदि हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गोंद होगा। तो ये हमारी बात थी हेटेरोपॉलीसैकेराइड एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब एक छोटा सा पॉइंट और आता है, फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट एंड हो जाएगा, जिसमें आती हैं कृत्रिम शर्कराएं। शर्कराएं या इनको कहा जाता है मानव निर्मित शर्कराएं, आर्टिफिशियल शुगर कहते हैं इनको, आर्टिफिशियल शुगर कहते हैं। हमने अभी तक जितनी भी पढ़ी हैं वो सारी नेचुरल हैं, सारी प्राकृतिक थी, जैसे सेलुलोज, काइटिन, इनुलिन, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, ये सारी नेचुरल हैं। लेकिन कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव के द्वारा बनाई जाती हैं, इसलिए इनको मानव निर्मित शर्करा कहा जाता है। और इसमें एक तो आती है नियाटेम, कौन सी आती है, नियाटेम, एक आती है एस्पार्टेम, एक आती है सुक्रालोज, सुक्रालोज, और एक आती है इसमें सैकरीन। ये चार हैं दोस्तों, इनको मानव निर्मित शर्करा कहते हैं और सबसे मीठे पदार्थों की श्रेणी में भी आते हैं, याद रखना, ये सबसे मीठे पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। कई बार पूछा जाता है कि सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है, तो आंसर जनरली मिलता है सैकरीन। सैकरीन कब मिलेगा, जब नियाटेम एस्पार्टेम ऑप्शन में नहीं है। अगर चारों ऑप्शन में है तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, नियाटेम। नियाटेम याद रखना दोस्तों, चीनी से लगभग 2000 गुना मीठा होता है, चीनी से लगभग 2000 गुना मीठा होता है, जबकि सैकरीन जो होता है वो चीनी से लगभग 300 से 500 गुना मीठा होता है, 300-400 गुना क्या होता है, मीठा होता है। तो ये एस्पार्टेम, ये डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं ना, उनको मानव निर्मित शर्करा ही दी जाती है, याद रखना। मधुमेह रोगियों को मीठा करने के लिए, ये केवल मीठा करती हैं, ग्लूकोज नहीं होता है इनमें, शुगर लेवल नहीं बढ़ता है इनसे। मधुमेह रोगियों को दी जाने वाली जो शर्करा है वो याद रखना एस्पार्टेम वगैरह का यूज करते हैं, और ये कृत्रिम शर्कराएं होती हैं। आर्टिफिशियल शुगर को ही डायबिटीज के पेशेंट के लिए यूज में लाया जाता है। तो इनको कहा जाता है मानव निर्मित शर्करा, या इनको मैन मेड शुगर कहते हैं, या आर्टिफिशियल शुगर के नाम से जाना जाता है। तो ये बात थी हमारी इसकी कृत्रिम शर्कराओं की। अगर हम बात करें दोस्तों, यदि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, तो याद रखना ऊर्जा की कमी महसूस होती है। ऊर्जा की क्या महसूस होगी, कमी, और वजन घटने लगता है, वजन घटना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। और यदि हमारी शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाए, कार्बोहाइड्रेट की एक्सेस मात्रा हो जाए, अधिकता हो जाए, तो अधिकता होने पर क्या होगा दोस्तों, वजन बढ़ जाता है, मोटापा भी बढ़ सकता है और वजन बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है, कमी से वेट लॉस होता है। तो ये बात थी हमारी दोस्तों किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। तो दोस्तों ये एक छोटा सा पार्ट था जिसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट किया है। तो कार्बोहाइड्रेट में हमने कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्राकृतिक इसके लक्षण क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स कौन कौन से हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड में भी हेटेरोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड और म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बारे में हमने चर्चा की है। तो इस प्रकार दोस्तों ये वाला पार्ट जो था हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लिपिड,
और फैट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।